बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 है ना, बसंत भाग 2 का अध्याय 3 पार्ट 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां, मैं इस अध्याय को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा इस पे बता दूं। हिमालय की बेटियां सुन के बड़ा अजीब सा लगा ना। हिमालय कहाँ? पत्थरों का एक बड़ा सा पर्वत। आप सबने नाम सुना होगा हिमालय ना, पत्थर बड़े बड़े चट्टानों से बना हुआ। और इसकी बेटियां, थोड़ा सा आश्चर्य लगा ना, लेकिन नहीं बेटा ना। यहाँ हिमालय जो है, लेखक ने क्या किया, हिमालय को मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण मतलब उसको, हिमालय की तुलना मनुष्य के साथ की है। हिमालय को यहाँ पे जड़ न मानकर लेखक ने चेतन का रूप दिया है। चेतन का मतलब जिसमें सांस होती है, जिसमें जीवन होता है ना, तो चेतन का नाम दिया है, इसलिए उसे पिता का रूप दिया है ना। और इसमें से जो निकलने वाली नदियां हैं, उसको लेखक ने उस पिता की बेटी, संतान, बेटी माना है। इस प्रकार ये जो अध्याय हो गया हिमालय की बेटियां, इसका लेखक ने इस प्रकार से चित्रण किया है। समझ में आया? हिमालय को लेखक ने पिता माना है और इसमें से निकलने वाली जो नदियां हैं, उसको लेखक ने बेटियां माना है ना। नागार्जुन है इसके लेखक, है ना। बहुत बड़े लेखक हैं ये, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं को अपना एक मूर्त अमली जामा पहनाया है ना। तो अब चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा दूं। लेखक जो है, मतलब नदी है ना, नदी को लेखक हिमालय की बेटियां मान रहा है। तो लेखक ये कहता है कि एक बार, है ना, दूर, लेखक जो है उसको, किसको दूर से देखा, किसको? नदियों को दूर से देखा। तो नदियां बड़ी गंभीर, शांत, ना, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी, है ना। मतलब एक धार में नदियां बही जा रही है ना, अपने अपने रास्ते से नदियां बही जा रही। लेखक इनको इस प्रकार से देखा था, बिल्कुल संभ्रांत महिला की तरह। संभ्रांत महिला मतलब एक सभ्य महिला, है ना, जो मतलब अपने अपने बताए पथ पे चल रही है ना, सभ्य महिला है ना। किसी प्रकार के छल प्रपंच में वो महिला नहीं है, जबरदस्ती किसी से कुछ छीनना झपटने में वो महिला नहीं है ना, बड़ी अच्छी महिला है, सभ्य महिला। वैसे उस महिला के साथ लेखक ने उन नदियों की तुलना की है जो अपने अपने बनाए रास्ते पर बड़े आसानी से, बड़े शांत भाव से, गंभीर मुद्रा में चली जा रही हैं। ठीक है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर श्रद्धा के भाव थे। मतलब लेखक नदियों को, हमारे देश में नदियों को श्रद्धा के भाव से देखा जाता है ना। कहीं कहीं तो हम सब तो नदियों को माँ के बराबर मानते हैं, माँ से तुलना करते हैं, नदियों को माता कहा जाता है ना। तो लेखक भी उनको बड़ी श्रद्धा भाव से देखता था ना। लेखक के मन में उनके प्रति, नदियों के प्रति बड़ा आदर था ना। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। जब हम लोग कैसे जब छोटे होते तो अपनी मम्मी के गोद में, है ना, अपनी मासी की गोद में, मामी के गोद में, है ना, बुआ वगैरह की गोद में हम खेलते हैं, बैठते हैं। तो लेखक भी उनको इसी नज़र से देख करके उसमें डुबकियां लगाया करता था। मतलब नदियों को वो इस रूप में देखता था। लेकिन, है ना, एक बार ऐसा हुआ कि जब लेखक जो है हिमालय पर चढ़ा, है ना, हिमालय पर चढ़ा, तो वहाँ से उसने नदियों का एक अनोखा रूप लेखक ने देखा। उसने देखा कि वह एकदम हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। नदियाँ जो है वहाँ हिमालय से पतली पतली धाराओं में निकलती हैं। गंगा का उद्गम हिमालय से है, यमुना हिमालय से निकलती है, सरस्वती हिमालय से निकलती है ना। ये लोग पतली पतली, सतलुज नदी है, ये लोग सतलुज, सरस्वती नदी, ये लोग पतली पतली धाराओं में निकले, बहुत पतली पतली धाराएं निकली है ना, गोमुख से। उसके बाद, है ना, लेखक को आश्चर्य हुआ कि इतनी पतली पतली धाराओं में इतने अल्हड़ रूप से निकलती हुई बाद में यही नदियाँ विशाल मैदानों में जाके कितनी बड़ी हो जाती, कितनी विशाल हो जाती। लेखक को मतलब ये आश्चर्य हुआ। उनका उछलना और कूदना
खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मतलब देखा कि वो अंदर से जब गोमुख से निकलती ना, जहाँ से इनका उद्गम होता है, वहाँ से वो पतली धाराओं में होती है, लेकिन बहुत तेज, बहुत वेग के साथ निकलती हैं, बड़े मदमस्त होकर के निकलती हैं, हंसते खिलखिलाती हुई निकलती है ना। तो लेखक ये सोचता है कि सब इनका ना इतनी तेज, ऐसा भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास है ना, इनके अंदर जो खुशी है वो सब आखिर कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मैदान में तो ये बड़े शांत भाव से, गंभीर भाव से ये बहती हैं, है ना। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कभी लड़की है ना, लड़कियों से तुलना करता है इस समय में, इस वक्त में कभी नदियों की, कहता है कि है ना, किसी लड़की को देखो है ना तो, या किसी बगीचे में जाकर किसी खिलते हुए कली को देखो, तो उसको देख कर के भी इतना विस्मय, इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना इन नदियों को देख करके होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिपकाएँ, सरसब्ज उत्पकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ऐसा छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है ना। अब लेखक, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाती हूँ ना। लेखक को आश्चर्य हुआ कि कहाँ ये नदियाँ भागी जा रही हैं ना, इस तरह से गंभीर शांत रूप लेकर के, है ना, वहाँ से उद्गम जहाँ से इनका हुआ है, वहाँ से देख करके ऐसा लगता है कितनी उतावली है ये भागने को, कहाँ भागी जा रही है, ऐसा क्या लक्ष्य है इनका ना, कौन सी है इनकी मंजिल जहाँ इनको पहुँचने की इतनी जल्दी है, इतना तेज, इतने वेग में ये भागी जा रही हैं। ये सब सोच करके बेचारा जो इनका जो बाप है, इनके जो पिता हैं ना हिमालय, वो तो अपना सिर ढूंढते होंगे कि मतलब मैं इनको अपने पास बुला रहा हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, इनके साथ थोड़ा प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ, ये सब मुझे छोड़ करके कहाँ भागी जा रही है। ये तो हिमालय को आश्चर्य लगता होगा ना, अपनी इतनी नदियों को, अपनी इतनी सारी बेटियों को जब सोचता होगा अपनी बेटियों के बारे में, तब उसको बड़ा लगता होगा अरे मतलब कैसी है मेरी बेटियाँ, कहाँ चली जा रही हैं। और जब ये भागते भागते हैं ना, ऐसी मदमस्त होकर के भागते भागते जब ये जंगल में जाती हैं, छोटी छोटी घाटियों को पार करके, छोटे छोटे पौधों पे अपना पानी बरसाते हुए ना, जब ये उनको रौंदते हुए निकलती हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद इनको देवदार, चीड़, सरो, चिनार, है ना, सफ़ेदा जैसे जो जंगल है ना, ये सब पौधों के प्रकार है। जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनका ये प्रकार है। तो जब ये इन सब के जंगल में पहुँचती हैं ये नदियाँ, है ना, ये नदियाँ जब इन जंगलों में पहुँचती, तब उनको थोड़ा सा राहत महसूस होगा, है ना, थोड़ी वहाँ पे ये शांत हो जाती हैं। तब ये अपने बारे में सोचती होंगी नदियाँ कि हम अपने पीछे क्या क्या छोड़ कर के आए हैं, हमारे साथ कौन कौन है, हमारे पिता कहाँ हैं। शायद ये वहाँ पे जा कर के उस चीज़ को याद करती होंगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, है ना, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियाँ, सभी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। ठीक है, लेखक है ना, मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। यहाँ पे जितने भी लेखक ने नाम लिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सब क्या है, नदियों के नाम हैं। हमारे देश में जो नदियाँ हैं उनके नाम हैं। तो लेखक ये कहता है कि हिमालय के जो छोटे हैं ना, इसमें से कुछ नदी बहुत छोटी है, कुछ नदी बहुत बड़ी है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत
बहुत बड़ी है ना। ब्रह्मपुत्र को आसाम के लोग तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं ना, वहाँ के लोग इससे तीस्ता कहते हैं, क्योंकि ना जो हमारे मतलब वहाँ की जन्म जीवनदायिनी नदी मानी जाती है ना, तो इसलिए वहाँ के लोग इसको तीस्ता पुकारते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्र को। और गंगा है ना, बहुत विशाल नदी है गंगा नदी। तो लेखक ये कह रहा है कि ये जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो दो नदियाँ हैं, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। ये लोग हिमालय में जो बर्फ़ जमा होता है, वो बर्फ़ है ना, कब उस बर्फ़ से जो बूंद बूंद करके जो पानी है ना, बाद में बर्फ़ पिघलने के बाद बूंद बूंद करके जो पानी जमा होता है, वही पानी इकट्ठा होकर के इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है ना। और यही प्रवाहित हुई पानी ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में जाती है और समुद्र में जाते हैं, और इसके बाद इसका एक विशाल रूप हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, है ना। अब मतलब लेखक कहते हैं कि वो हिमालय की है ना, वो जो पर्वत, जिस पर्वत से निकला है ना, जहाँ से इनका उद्गम हुआ है, सिंधु का और ब्रह्मपुत्र का, तो लेखक कहते हैं कि वो कितना किस्मत वाला है वो पर्वत, जहाँ से हिमालय की ये जो दो नदियाँ, ये भी है ना हिमालय की नदी, हिमालय से माना गया हिमालय। बाद में भी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये लोग सब आपस में मिल करके एक बड़े समुद्र में जा करके मिल जाते हैं। तो लेखक ये कह रहा है कि कितना किस्मत वाला है वो पर्वतराज जिसे हिमालय की दो दो बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।